afternoon everyone. Welcome to lecture number 29 of CA Foundation Fast Track Batch Business Economics. हमने आज नया चैप्टर शुरू करना है. वैसे हम यूनिट 4 ही कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, मार्केट्स कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें हमने अभी दो चैप्टर्स किए हैं. एक तो मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं एंड सेकंड चैप्टर हमने रेवेन्यू का कवर किया था. ओके, ये वाला चैप्टर जो है दिस इज वेरी इजी. हालांकि ये मुझे करवाना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देती हूँ इस चैप्टर में है क्या. ओके, इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है. ओके, लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है, इसको ना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो फ्रैंकली मैं आपको बात बताऊँ, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. अगर आपको एक ग्राफ भी पढ़ना आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे इसमें 12 से 14 केसेस हैं इन चैप्टर, आप एक केस भी ध्यान से पढ़ लोगे, आपको डायग्राम बनानी आ जाएगी, आपको बाकी केसेस एग्जाम के टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है इस चैप्टर के लिए. मैं आपको बता दूंगी क्या इसके लिए आपको पैटर्न अपनाना है. चलो, पहले आ गया प्राइस मैकेनिज्म. ये तो यार हम माइक्रो के शुरू से ही बात करते आए हैं. प्राइस मैकेनिज्म का रोल होता है, प्राइस मैकेनिज्म का रोल होता है. प्राइस मैकेनिज्म का रोल का सिंपल मतलब है इन दो चीजों का रोल है. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई. देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. अभी हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो वो अपने आप इस्टेब्लिश हो जाता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. जब डिमांड एंड सप्लाई फ्री रहते हैं, फ्री फोर्सेस होती हैं, कुछ भी कहीं भी चले जाए, तो उसको हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं. और इसका रोल सिर्फ माइक्रो में है. ओके, ठीक है, माइक्रो में, मैक्रो में क्योंकि ये वर्ड यूज नहीं होता है. ओके, फ्री इकोनॉमी में ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है. हमारी 3 टाइप्स की इकोनॉमीज होती है ना, कौन कौन सी? सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड. तो इसका रोल सोशलिस्टिक में बिल्कुल नहीं है. सोशलिस्टिक में क्योंकि सारे का सारा रोल कौन प्ले करता है? सरकार. तो वहां पे प्राइस मैकेनिज्म नाम की चीज ही नहीं होती है. ये डिमांड एंड सप्लाई तो मार्केट में काम करती है. ठीक है, तो मार्केट में अगर फ्री है कोई चीज तभी प्राइस मैकेनिज्म काम करेगा. ओके मैम, ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो फिक्स होगी जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएंगे? बराबर. ओके, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब बैलेंस. ठीक है, आपको शेड्यूल के थ्रू बताती हूँ. देखो, एक प्राइस है मतलब प्राइस कम है. एक कम प्राइस पे डिमांड ज्यादा होगी एंड सप्लाई क्या होगी? कम. तो अगर यहाँ पे देखो तो डिमांड 1000 हो रही है एंड सप्लाई 200 हो रही है, तो यहाँ पे 800 की क्या हो रही है? एक्सेस डिमांड. अब आपको इस चैप्टर के लिए एक दो छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है. अगर तो एक्सेस डिमांड है किसी भी डायग्राम में, तो हमेशा प्राइस ज्यादा होगी, मतलब मैकेनिज्म के थ्रू बाद में प्राइस ज्यादा होगी. इसका रिजल्ट प्राइस इंक्रीज होगा. क्यों? क्यों? डिमांड ज्यादा है ना, पीछे से शॉर्टेज हो गई है, तो ऑब्वियसली चीजों के दाम बढ़ जाएंगे. सीधी सी बात है. इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या जाएगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे. देखो, बढ़ गई ना प्राइस, 1 से 2 हो गई प्राइस, ये प्राइस बढ़ी ही तो है. ओके, जब प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड भी काम करेगा. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एलओडी भी अप्लाई कर रहा है, एलओएस भी अप्लाई कर रहा है, दोनों चीजें अप्लाई कर रही हैं. लेकिन हम ना इन दोनों में अब बैलेंस लेके आ रहे हैं. एक चीज डाउन आएगी, दूसरी चीज बढ़ेगी, तो दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे. हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो डिमांड देखो, अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड थोड़ी सी नीचे को आएगी. ओके, और सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो अगर आप देखो तो पहले ऐसे था, सब डिमांड यहाँ पे थी, सप्लाई ये नीचे को आ रही है, ये ऊपर को जा रही है, ये नीचे ये ऊपर, दोनों बैलेंस. आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे भी अभी भी एक्सेस डिमांड है. जब तक एक्सेस डिमांड रहेगी, जब तक, ठीक है, ज्यादा एक्सेस डिमांड रहेगी, बहुत हेवी, तब तक हम बात करेंगे कि शॉर्टेज है. ठीक है, अब 3 पे क्या हो गया? 3 पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. ठीक है, ये बैलेंस वाला पॉइंट आ गया. क्यों? यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हो गई है? बराबर. बराबर तब होती है जब ना ही एक्सेस डिमांड हो ना ही एक्सेस सप्लाई हो, या हम बोल सकते हैं कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाए. अगर प्राइस और बढ़ जाए, अगर और बढ़ जाए, ठीक है, तो अभी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में थी मार्केट, ठीक है, सप्लायर ने पंगा लिया, सप्लायर ने प्राइस को बढ़ा दिया, डिमांड क्या हो जाएगी? कम. चाहे उधर से वो सप्लाई करता रहे, हालांकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में यही पढ़ा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी. लेकिन अभी उसके सप्लाई बढ़ाने का फायदा नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. अभी भी सप्लायर टिका नहीं, उसने अगर और सप्लाई बढ़ाई तो अभी भी क्या हो जाएगी? एक्सेस सप्लाई. तो इसका सिंपल मतलब ये है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो या तो ये सिचुएशन है या फिर ये सिचुएशन.
या तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या एक्सेस सप्लाई की। दिस यू कैन सी थ्रू डायग्राम ऑल्सो। यहां पे इक्विलिब्रियम है, चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप आता है, सप्लाई का अपवर्ड जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइस। ठीक है, ये डी हुआ, ये एस हुआ। ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस इज इक्विलिब्रियम। ये वाली लाइन है इक्विलिब्रियम प्राइस की और ये वाली लाइन है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की। ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, अगर हम ज्यादा प्राइस पे बात करें, डायग्राम में मत देखो, अपने आप समझो इस चीज को। प्राइस अगर ज्यादा है इक्विलिब्रियम से तो कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए? सिर्फ देखो, अगर अब अभी आप कर्व में देख सकते हो, देखो सप्लाई का कर्व आगे है और डिमांड का कर्व पीछे है, तो ये जो बीच वाला गैप है ना, ये एक्सेस सप्लाई का है। ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम के प्राइस नीचे की बात करते हैं तो डिमांड ज्यादा होगी ना, कम प्राइस पे डिमांड ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे देख सकते हो, एक या दो प्राइस थी, जब प्राइस कम थी तो कौन सी सिचुएशन थी? एक्सेस डिमांड। जब प्राइस ज्यादा थी तो कौन सी सिचुएशन थी? एक्सेस सप्लाई। अगर प्राइस कम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस कम है, तो क्या होगा? देखो डिमांड का कर्व आगे है ना अब यहाँ पे, और सप्लाई का कर्व, तो ये जो गैप है ये ES का है। ES मतलब सॉरी ED का है, एक्सेस डिमांड। तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है जब तक D इज इक्वल टू S नहीं होता। आपको पूरे चैप्टर में इक्विलिब्रियम ही लेके आना है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आएगी तो D और S को वो मूव नहीं करवाएगी, अपने आप प्राइस बता देगी कि यार मेरे को ज्यादा लग रहा है, 100 रुपये तुमने प्राइस रखी है, मैं तो 80 पे इसको सप्लाई करने की बात करूंगी, मेरे को लेना देना नहीं है D और S का क्या रोल है। फिर हम प्राइस मैकेनिज्म की बात नहीं करते हैं अगर गवर्नमेंट बीच में आ जाए। ओके, चलो अब देखो इसमें अब पॉसिबल केसेस क्या है। सबसे पहले ये कहते हैं कि एक केस जो है नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व है। नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व का मतलब क्या है कि डिमांड कर्व जो है नीचे को आ रहा है, सप्लाई कर्व ऊपर को जा रहा है। क्यों नॉर्मल क्यों बोला? कई बार परफेक्टली इनइलास्टिक भी होता है, कई बार परफेक्टली इलास्टिक भी होता है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। हमने देखी थी ना 5 डिग्रीज होती हैं इसकी, है ना। तो उस केस में हमने कहा था कि अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इसका मतलब है सप्लाई चेंज नहीं होगी। यस और नो? वो नहीं अभी हम कर रहे हैं, हम नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स की बात कर रहे हैं। इसकी डायग्राम अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये है आपका नॉर्मल डिमांड कर्व और ये है आपका नॉर्मल सप्लाई कर्व। क्या सिचुएशन दी है? ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसा दिया होगा कि हाँ मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, अगर आप देखो हो गया, लेकिन हमेशा मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, कुछ तो चेंजेस आएंगे, या तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी या सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, ऐसा तो है नहीं हमेशा D इज इक्वल टू S होगा। कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम में है लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब अपना दिमाग लगाओ, अपना डिमांड और सप्लाई के चैप्टर्स की जो नॉलेज है वो यूज करो। इंक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज किया है, यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने वाली बात है। इंक्रीज सबसे पहले तो यूज किया छोड़ दो इंक्रीज को, आगे क्या वर्ड यूज हुआ है? क्या नहीं वर्ड यूज हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड। वेरी गुड। अगर तो होता इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो दैट मीन्स इट विल बी ड्यू टू प्राइस, फिर आपको एक और कर्व बनाने की जरूरत नहीं थी। अब आ रहा है इंक्रीज इन डिमांड, इट मीन्स ना प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर होगा और शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में। इंक्रीज इन डिमांड हम कब वर्ड यूज करते थे? जब शिफ्ट होता था, फॉरवर्ड शिफ्ट होता था। एंड फॉरवर्ड शिफ्ट का कारण क्या होता था? इट वाज फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, ओन प्राइस, है ना। ओके, इट मींस ये डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ और मैंने ये बनाया नया डिमांड कर्व। ऊपर को ही जाएगा ना, ये जो डिमांड कर्व ऊपर को गया, इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इनकम हो सकती है, आपका इनकम बढ़ गया और ये नॉर्मल गुड हो, क्योंकि इनकम में भी आगे बड़े सारे केसेस हैं, आपको सारी चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। इनकम है और ये नॉर्मल गुड था तो आपने इसी की डिमांड बढ़ाई। इनकम बढ़ती, अगर ये इंफीरियर होता तो डिमांड कम होती। वहां पे ना ये दो क्वेश्चंस ना ज्वाइन करके आते हैं, बताती हूँ कैसे। मार्केट इक्विलिब्रियम में
इंफीरियर गुड है, ठीक है, कस्टमर की इनकम बढ़ गई, ओके, सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ, बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट है। मतलब वो वाले कंसेप्ट को भी जोड़ दिया और इस कंसेप्ट को भी जोड़ दिया। वो आपको बताएंगे नहीं, यहाँ पे तो आपको लिख के बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वहां पे वो आपको फैक्टर देंगे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्स बढ़ गया, सब्सिडी कम हो गई, ठीक है, बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। दे आर नॉट आस्किंग डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। कई बच्चे ये गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप बात करोगे कि टैक्स बढ़ गया, आप बोलोगे डिमांड कम हो गई, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट डिमांड। आप वर्ड पढ़ना है आपने वहां पे, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट हुआ, इट मींस डिमांड वाला चैप्टर का भी यहाँ पे इफेक्ट आ गया और इस चैप्टर का भी आ गया, ठीक है, ओके। किसी वजह से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कर्व में कोई फर्क नहीं आया, सप्लाई कर्व इज अनचेंज्ड, क्लियर, ओके। तो अभी हमने क्या क्या किया, मैं चेन रिएक्शन बता रही हूं इसका आपको। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ी, ठीक है, पहला इफेक्ट क्या जाएगा, अभी बताया था, बिल्कुल सही, पहला इफेक्ट जाएगा जब भी एक्सेस डिमांड होगी, पहले सप्लाई नहीं बढ़ जाएगी बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपको। डिमांड बढ़ी साथ के साथ सप्लाई नहीं बढ़ जाएगी, पहले डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर सप्लाई पे इफेक्ट आएगा। डोंट से डिमांड के बाद सप्लाई बढ़ गई, ऐसे कैसे, बंदा पागल है जो सेलर है। तुम लोगों ने डिमांड बढ़ाई, मैंने अपनी प्रोड्यूस बढ़ा दी, मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो डिमांड बढ़ेगी तो पहला इफेक्ट हमेशा प्राइस पे जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। देखो जरा, पहले इधर देख लो प्लीज, ये देखो, बाद में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, यहीं पे बस, बाकी के डायग्राम्स आप मिनट में कर लोगे। तो पहला इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, पहले प्राइस यहाँ पे थी इक्विलिब्रियम वाली, फिर यहाँ पे आ गई, प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। इक्विलिब्रियम अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अभी मैंने बात नहीं की है, मैं अभी चेन पर पढ़ रही हूँ कि पहला इफेक्ट क्या गया, ओके, प्राइस बढ़ गई। सप्लायर को यही चाहिए था, पहले सप्लाई यहाँ पे थी, दिख रहा है डी इज इक्वल टू एस, जहां पे इक्विलिब्रियम में था, यही इतनी सप्लाई कर रहे थे ना आप लोग, इतनी डिमांड थी, इतनी सप्लाई थी इक्विलिब्रियम में, लोगों ने डिमांड यहां पे ले आए, लेकिन सप्लाई तो अभी चेंज नहीं हुई थी। पहला इफेक्ट क्या हुआ था, प्राइस बढ़ी थी, प्राइस बढ़ी तो सेलर को हो गया यार अब ठीक है, अब मैं माल सप्लाई करने को तैयार हूं। लेकिन अब आपको वर्ड का ध्यान रखना, जब डिमांड बढ़ी थी दैट वॉज नॉट ड्यू टू प्राइस, तो उसमें हमने वर्ड यूज किया था इंक्रीज इन डिमांड। फिर प्राइस बढ़ी, प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ी, अब इस सप्लाई की जो बढ़ावत हुई है इसका नाम बताओ। बिल्कुल सही, अब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई आएगा या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड आएगा, बाय, क्योंकि सप्लाई में तो इंक्रीज प्राइस की वजह से हुआ है ना, डिमांड में इंक्रीज प्राइस की वजह से नहीं हुआ था। तब आप यहाँ पे ना, वो यही पे आपको कंफ्यूज करेंगे, वो पहले इंक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज कर देंगे, बाद में लिख देंगे इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, गलत है, गलत है। यहाँ पे वर्ड यूज करोगे इंक्रीज इन या तो क्वांटिटी सप्लाइड या एक्सटेंशन इन सप्लाई, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये लिखा है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम वाई एक्सटेंशन लिखा है यहाँ पे, एक्सटेंशन इसलिए लिखा है क्योंकि चेन रिएक्शन है, डिमांड के साथ थोड़ी सप्लाई बढ़ गई। अब ध्यान से देखो जरा प्लीज, डिमांड कर्व पहले यहाँ पे था, मूव करके यहाँ पे आ गया, सप्लाई यहाँ पे थी, लेकिन उसमें सप्लाई कर्व में शिफ्ट नहीं आएगा, वो अपने कर्व पे ही रहेगी, वो अपने, ये देखो मैं आपको एरो बना के दिखाती हूँ, दिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, अपने ही सप्लाई कर्व पे ऊपर नीचे, एंड वो किस कारण होती है, प्राइस। अब इतना समझ में आया, बस ये चैप्टर हो गया, इस चैप्टर में यही समझना है। अब आपको अगला कर्व बताती हूँ, अपना दिमाग अपने आप लगाना, ठीक है, पढ़ना मत, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आप अपने आप आंसर देना, यहां से पढ़ना मत, ठीक है, या सिर्फ प्रोजेक्टर पे देखो, इसमें नोट्स में देखना ही नहीं है। मैं आपको एक केस दूंगी, ओके, आपका ये डिमांड कर्व है ओरिजिनल, ऐसे ही लिखा होता है वहां पे, ये सप्लाई कर्व है ओरिजिनल, कस्टमर की इनकम कम हो गई और ये नॉर्मल गुड है, क्या होगा, कस्टमर की इनकम कम हो गई और ये नॉर्मल गुड है, जिसकी अब डिमांड नीचे को आ जाएगी। अच्छा अब ये बात बताओ, उसी डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जाओगे या शिफ्ट करूं,
क्योंकि मैंने प्राइस की बात नहीं की है यहाँ पे। ओके, यहां तक ओके। चलो मैंने इसको नीचे को बना दिया, क्लियर। ये हो गया आपका D1। आपका पहले इक्विलिब्रियम था, ये दिख रहा? ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिमांड आई नीचे, डिमांड आई नीचे, इसको हम क्या नाम देंगे? गलत। वाई कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू प्राइस, है ना, बहुत ध्यान रखना है। दिस इज नॉट ड्यू टू प्राइस। ओके, प्राइस यहां पे तो आप सिंपल बोलोगे डिक्रीज इन डिमांड, ओके, या बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, क्लियर। ओके, पहला इफेक्ट क्या गया? अब देखो ये हो गया, प्राइस गिरी, प्राइस गिरी। ओके, जब प्राइस गिरी तब सप्लायर को प्रॉफिट होना बंद हो गया, ठीक है। तो पहले वो सप्लाई इतनी कर रहा था जब इक्विलिब्रियम में था, अब वो सप्लाई क्या करेगा? अच्छा, उसके सप्लाई कम करने का कारण क्या है? तो उसी कर्व पे रहेगा ना, ये ऐसे एरो लगेगा, सप्लाई कर्व ये वाला है, ये वाला सप्लाई कर्व है, और इतनी सप्लाई डाउन आएगी, सबको दिख रहा है, तो इससे सप्लाई डाउन आई, इसको हम अब बोलेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? बस यही क्वेश्चन आते हैं यार, आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, तभी मैंने बोला इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जब डिक्रीज इन डिमांड हुआ, पहला चेन रिएक्शन क्या गया? प्राइस, एंड फिर क्या गया? बस बात खत्म। और न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ। हाँ, कई बार ये भी पूछते हैं कि न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या क्या इफेक्ट आया, तो प्राइस भी कम हो गई, और न्यू इक्विलिब्रियम यहां पे आया तो क्वांटिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। आपको न्यू, जहां पे न्यू वाला कर्व ज्वाइन करेगा वहां पे देखना कि प्राइस को क्या हो रहा है और क्वांटिटी को क्या हो रहा है, दैट्स इट। और आपको अपना रिजल्ट बताना। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, देखना मत, अब आपका नोट्स में देखने का कोई काम नहीं है। ओके, अब आ गया सप्लाई पे इफेक्ट देखना है हमने। ये रहा आपका ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ओके मैम, अब बात यहाँ पे क्या आती है कि उसका ना जो प्रोड्यूसर है उसको ना रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ इनपुट वाला पॉइंट है ये सप्लायर का, फैक्टर ऑफ इनपुट सस्ता मिल रहा है, वो सप्लाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अच्छा, ये सप्लाई कर्व है, फर्स्ट ऑप्शन बढ़ाने के लिए ऊपर लेके जाऊं, सेकंड ऑप्शन इसको बढ़ाने के लिए नीचे लेके आऊं, नीचे। यहीं पे सबसे बड़ी गलती है, सप्लाई कर्व में जब नीचे आते हो तब बढ़ता है। इसको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ मैं, पहले भी मैंने करवाया हुआ, लेकिन ये मैं बार बार बताती हूँ कि बच्चे इसी कारण डायग्राम को गलत करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, यहाँ पे क्वांटिटी थी 2, यहाँ पे आप क्वांटिटी करते हो ना मेजर, जब मैंने सप्लाई कर्व को बढ़ाया तो न्यू क्वांटिटी ये हो गई, अब यहाँ पे क्वांटिटी 4 दिखा। सप्लाई कर्व जब नीचे बनाते हो तो वो बढ़ता है, अगर इसको ऊपर बनाओगे तो पीछे को जाएगा, 1 हो जाएगी, क्लियर। ओके, अब सप्लाई बढ़ गई क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा होने लग गया, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। आई विल प्रेफर कि अगर आपको क्वेश्चन आए ऐसा तो न्यू कर्व्स हमेशा डॉटेड लाइन से ही बनाओ, आपको इजीली पता चलेगा आपने कहाँ पे न्यू वाला कर्व बनाया था। क्यों? आगे जाके जब आप डिमांड और सप्लाई दोनों में इफेक्ट लेके आओगे ना, फिर कंफ्यूजन हो जाती है यार कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट नया है। तो जहां पे दोनों नए इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो नया इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमेशा नए कर्व्स डॉटेड से बनाने हैं। ओके, दिस इज S1, पहला इक्विलिब्रियम यहां पे स्टैब्लिश हो रहा था, दिस वाज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस वाज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां पे पहला इफेक्ट क्या गया? सप्लाई बढ़ी, मतलब कि ना एक्सेस सप्लाई हो गई। क्या होगा इससे पहला इफेक्ट क्या जाएगा? अपने आप सोच के चलो, जिसका पीछे से बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाती है सामान की, तो वो क्या करना पड़ेगा उसको? बिल्कुल सही। तो देखो जरा, ये हो गया इसका पहला रिएक्शन, प्राइस कम हो गई। प्राइस कम हो गई, इससे अगला इफेक्ट क्या जाएगा? यही तो, वहां पे सॉरी कहने का मौका नहीं मिलेगा। आपने टिक कर दिया, OMR शीट मिलती है, ठीक है, टिक कर दिया, वो डबल मार्किंग के भी आई थिंक सो नहीं देते हैं, एक बार जो कर दिया वो कर दिया, है ना, ऐसा ही होता है। तो वो पेंसिल, कई बार पता क्या होता है, वो मार्क कितना गहरा छोड़ देता है क्योंकि उन्होंने जो OMR शीट है वो कंप्यूटराइज डालनी है, ठीक है, तो वो उठाता नहीं है।
वो डबल उठाएगा, क्योंकि वहां पे मार्क बन जाएगा जहां पे आपने पहले मार्किंग की हुई है, ठीक है। आप उसको रब भी करोगे तो इंप्रेशन तो वो छोड़ जाता है, और जो कंप्यूटर उठाता है वो आपकी मार्किंग नहीं उठाता, वो थोड़ा सा जो इंप्रेशन आता है उसको उठाता है, ठीक है। तो गलती नहीं करनी वहां पे, सॉरी 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 दूसरी वाली करेंगे, ठीक। तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे डिमांड जो इंक्रीज हुई है दैट इज ड्यू टू प्राइस, इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ओके। देखो अब यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे अब एक चीज देखना प्लीज, न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, दिखा? क्यों? नया वाला सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व तो एक ही है, तो न्यू इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है? इस पॉइंट पे हो रही है। इस पॉइंट पे रिजल्ट क्या आ रहा है? प्राइसेस कम हो गई और क्वांटिटी बढ़ गई। डायग्राम में देखना है आपको, ऊपर लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम आपको सब कुछ बताएगी इस चैप्टर में, ओके। क्या लिखा है देखो, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई विद डिमांड रिमेन्स द सेम, प्राइस फॉल्स, ठीक है, एंड देयर बाय देयर इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, बस बात खत्म, ठीक है, डिमांड बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। अब तो ऐसे ही देख सकते हो, आपको डायग्राम समझ में आ गई है, ठीक है। सबसे पहला क्या आया? सप्लाई में डिक्रीज आया, सप्लाई में डिक्रीज के लिए ऊपर बनेगा, ओके। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए होंगे, सब्सिडी कम कर दी होगी, ठीक है। या आप बात कर सकते हो कि कोई टेक्नोलॉजी ले सकते हो कि डिट्रॉइट होगी, ठीक है। कोई भी गोल का हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है, फैक्टर इनपुट का पॉइंट हो सकता है, पर प्राइस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डिक्रीज इन सप्लाई, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, ओके मैम। सप्लाई गिरी, जब भी सप्लाई गिरेगी इट मीन शॉर्टेज हो गई है, आपको ये वर्ड साथ के साथ दिमाग में लेके आना है कि किसी चीज की सप्लाई गिर गई इट मीन शॉर्टेज हो गई, तो प्राइसेस क्या हो गए होंगे, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़े तो डिमांड को क्या हुआ होगा? डिमांड को क्या हुआ होगा? फॉल, फॉल ऑब्वियसली, प्राइसेस बढ़े डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अच्छा, डिमांड गिरने को आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन। तो इससे क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई, देखो प्राइस बढ़ती हुई दिख रही है, प्राइस बढ़ती, और क्वांटिटी क्या आई? पीछे, क्योंकि डिमांड भी गिरती हुई है, और दिख रहा है आपको दोनों के एरोज नीचे, जब सप्लाई भी गिर गई डिमांड भी गिर गई तो दोनों का इक्विलिब्रियम नीचे ही आएगा ना, सीधी सी बात है। पहले दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, सप्लाई गिरी डिमांड गिर गई, दोनों का इक्विलिब्रियम नीचे आ गया, बात खत्म, क्वांटिटी नीचे हो गई, क्लियर। तो ये वो वाले केसेस थे जहां पे हम पर्टिकुलरली एक ही चीज को मूव कर रहे थे। अब बात आती है कि जब दोनों चीजें साइमल्टेनियस मूव करेंगी, ओके। यहाँ पे भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ डायग्राम को बनाना है और उससे देखना है। अच्छा, ये कौन सा केस है? मैं एक बार केस देख लूं। जब इक्वल इंक्रीज इन सप्लाई है एंड इक्वल इंक्रीज इन डिमांड, दोनों में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ओके। बना के देखें जरा, दिख रहा है ना ये, ओके। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ओके। अब आपकी डिमांड भी बढ़ गई, मैं इसको अगेन डॉटेड लाइन से बनाऊंगी, यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। डिमांड बढ़ गई, अच्छा सप्लाई का आपको ऊपर बनाना पड़ेगा, है ना, याद है, ओके। इसको भी डॉटेड, ठीक है। अब एक चीज बताओ, पहले डिमांड यहाँ पे थी, सप्लाई यहाँ पे थी, डिमांड भी इतनी बड़ी, सप्लाई भी इतनी बड़ी, क्या कोई भी इफेक्ट प्राइस पे आएगा? प्राइस पे सिर्फ तब इफेक्ट आता है जब, मैंने अभी भी आपको एक चीज बताई थी ऊपर जब मैं आपको टेबल करा रही थी, कि प्राइस पे सिर्फ तब इफेक्ट आएगा या तो एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो। यहाँ पे तो ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है। हाँ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जरूर बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि पहले डिमांड और एस का यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने डिमांड, जो कस्टमर है उसकी बात मान ली, उसने विदाउट एनी प्राइस इंक्रीज मान को सप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है, पहले तो वो देखते हैं। ये आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी था, अब आपने न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी देखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स तीन और दिख रहे हैं, तीन और दिख रहे हैं, ये और ये दिख रहे हैं। तो मैम न्यू इंटरसेक्शन वाला कौन सा है? अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये फर्स्ट वाला लेती हूं तो यहाँ पे डिमांड कर्व तो जरूर नए है लेकिन सप्लाई कर्व पुराना है। मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि सप्लाई कर्व सीधी लाइन है, डॉटेड नहीं है। मैंने तो नया सप्लाई कर्व डॉटेड बनाया था ना, तभी तो मैंने बताया कि दोनों को डॉटेड से बनाया करो, ठीक है। चलो अब ये सेकंड वाला यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सप्लाई कर्व तो जरूर नए है
लेकिन डिमांड कर्व पुराना है, क्योंकि मैंने नया डिमांड कर्व भी डॉटेड से बनाया था, है ना, पता चल रहा है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दोनों डॉटेड है, मतलब दोनों नए होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। ओके, तो अगर मैं इसको अब थोड़ा सा आगे को लेके जाऊं और आपको न्यू इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करके दिखाऊं, तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई है, दिखा। ओके, बस ऐसे आपको याद करना है। ओके, चलो सिमिलरली अगर डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल क्वांटिटी से डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज, तो प्राइस पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहां पे जाएगी, कम हो जाएगी। ये डायग्राम में देखो प्लीज, प्राइस सेम रह रही है, ठीक है, डिमांड नीचे को आई, यहां पे अब वर्ड देखो पहले क्या यूज हो रहा है, डिमांड में भी इंक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई में भी डिक्रीज इन सप्लाई है, कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन नहीं हो रही है, ना ही डिमांड में हो रही है ना ही सप्लाई में हो रही है। समझ में आई बात, दोनों में ही कोई और फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि दोनों में ही हमने नए कर्व्स बनाए हैं। जब भी हम नया कर्व बनाते हैं तो प्राइस वाला फैक्टर काम नहीं करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इन्होंने क्वांटिटी देखो कहाँ पे लेके गए हैं, ये पीछे को लेके गए, हो गया। ओके, चलो अब आगे क्या केस आता है, कहते बहुत बार जो प्रोपोर्शन होता है चेंज का वो सेम नहीं होता। यस पॉसिबल। केस क्या है, हम ना इसको डायग्राम को नहीं देखते, मैं इसको ऐसे हाथ रखने लगी थी, आपको भी जैसे हाथ हाथ थोड़ी दिखता है, ठीक है। ओके, इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, ओके, एंड सप्लाई में इंक्रीज कम है। इतना सा ही देखने से आपके आंसर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम बढ़ी। अब आपको इससे अपने आप को पता क्या आंसर देना है पहले, यार एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, बस ये आंसर आ गया तो प्राइस पे इफेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस से डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगी, बात खत्म, सीधा इफेक्ट पता चल जाएगा तुम्हें। ओके, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है, दोनों ही बढ़ रहे थे, तो पहला इफेक्ट गया, प्राइस बढ़ गई। क्लियर। ओके, डायग्राम में देखे जरा इन्होंने क्या किया हुआ है, क्वांटिटी में भी, क्वांटिटी भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। क्वांटिटी क्यों इंक्रीज होगी, दोनों का एरो किधर है, दोनों का एरो किधर है, ऊपर ही है ना। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कितनी बड़ी, ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछेंगे। वो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ी थी, सप्लाई भी बढ़ी थी, प्राइस भी बढ़ी थी, दोनों का इक्विलिब्रियम ज्यादा क्वांटिटी पे ही आएगा, क्योंकि दोनों चीजें ही बढ़ी थी, बात खत्म। पंगा वहां पे आता है जब एक चीज कम हो और एक चीज बढ़े, तब पंगा आता है, ठीक है। चलो डायग्राम अगर आप देखो, दिस इज डी, दिस इज एस, डिमांड ज्यादा इंक्रीज है एंड सप्लाई में कम इंक्रीज है। ओके, ठीक, दिस वॉज योर ओल्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक, डिमांड ज्यादा बढ़ी थी, सप्लाई कम बढ़ी थी, यही हो रहा था। ओके, तो इससे पहला इफेक्ट क्या जाएगा, अगर हम न्यू इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आप मुझे ऑप्शन बताना, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, कौन से वाला, सेकंड, क्योंकि वहां पे अगर आप देखो तो दोनों नए वाले, ठीक है। तो इसका अगर मैं कर्व बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, है ना। तो पहला इफेक्ट क्या गया, प्राइस बढ़ी, फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्लियर। ओके, चलिए अगर इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, अगर ऐसा है, अब बताओ क्या होगा, अब फिर क्या होगा, बस बात खत्म, प्राइस तो कम होगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों चीजें क्या हो रही है, डायग्राम में देख लो, प्राइस फॉल हो रही है, क्वांटिटी दिखा, हो जाएगा, या बना के दिखाऊं, ओके, डिक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन, अब डिक्रीज वाला आ गया, ठीक है, चलो करके देखते हैं। डिमांड में डिक्रीज ज्यादा आया, डिमांड बहुत ज्यादा गिरी, सप्लाई भी गिरी लेकिन कम गिरी, बिल्कुल सही, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, क्योंकि डिमांड में है, इधर मेरी तरफ, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं होएगा ऐसे ऐसे करने से, डू दिस, ठीक है, डिमांड सप्लाई, ओके, डिमांड ज्यादा गिरी, सप्लाई कम गिरी, क्या सिचुएशन आई, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होएगा, ठीक है।
डू दिस, इस ऐसे करने से सब कुछ होता है। ओके चलो, सिचुएशन इज एक्सेस सप्लाई, क्या आएगा इफेक्ट? प्राइस, पहला प्राइस, हमेशा प्राइस पहला रिएक्शन होगा, प्राइस फॉल करेगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड अब उतनी नहीं है। ओके, सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई के कारण प्राइस फॉल कर गई, दोनों ही फॉल कर रहे थे, बात खत्म, क्लियर? ओके चलो, क्या लिखा है एक्सेस सप्लाई से? अगर आप ध्यान दो तो प्राइस देखो फॉल कर रही है P से P1, और क्वांटिटी क्या हो रही है पीछे को, Q से Q1। आई बात समझ में? ओके चलिए, देन नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन डिक्रीज इन डिमांड। अब क्या हो रहा है, सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा आया और डिमांड में भी डिक्रीज आया, लेकिन कम आया। बिल्कुल सही, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के केस में पहला रिएक्शन, बिल्कुल सही, देखो दिख रहा है आपको, P से P1, P से P1 बढ़ गई प्राइस, प्राइस बढ़ रही है, दोनों तरफ क्या हो रहा था, तो देखो क्वांटिटी पीछे गई, बात खत्म। ओके ठीक, चलो अब आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। हमने अभी तक कौन से केसेस किए हैं जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व नॉर्मल थे। ओके, ये वाले केसेस में क्या है, डिमांड कर्व, जो जो आपको सिचुएशन दी हो ना वैसे वैसे डायग्राम बना लो। डिमांड कर्व कैसा दिया है, इन इलास्टिक, इसका मतलब पहले ना दिमाग में सोचो, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब यार क्वांटिटी तो चेंज नहीं होने वाली, क्वांटिटी तो नहीं चेंज होने वाली क्योंकि लोग डिमांड नहीं चेंज करने वाले, यही मतलब हुआ ना इसका। तुम सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, डिमांड तो उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। हम जैसे मर्जी कर ले, कोई भी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिसकी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, लाइक मेडिसिन की अगर हम एग्जांपल लें, पीछे से अगर सप्लाई ज्यादा आ जाएगी तो तुम ज्यादा खरीदनी शुरू कर दोगे कि यार पीछे से माल अगर 2 गोलियां खाते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा ना, या पीछे से माल कम आ गया तो आधी गोली खाते हैं आज, ओके, खानी ही क्यों है पहले तो, चलो फिर भी अगर है, ठीक है, केस लगा हुआ है अगर आपको, ठीक है, ओके, तो दिस इज डी, दिस इज डी, है ना, ओके, डिमांड का वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। सप्लाई कब इन्होंने बात की, इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, इंक्रीज इन क्या वर्ड यूज की है, सप्लाई, दिस इज नॉट एक्सटेंशन इन सप्लाई, मतलब एक और सप्लाई कब बनेगा, चलो बना के देखें, दिस इज सप्लाई कब, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इंक्रीज इन सप्लाई हो गई, पीछे से सामान ज्यादा आ गया, ठीक है, किसी भी चीज का, ओके। अगर हम अभी मास्क और सैनिटाइजर की बात करें तो एक टाइम पे कोरोना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन पीछे से सप्लाई बहुत आई हुई थी। पहले जो N95 मास्क जिस टाइम पे बिका था, ठीक है, 300 350 इस रेट का भी मास्क वो बिका था, ओके, हमारी मेडिसिन की शॉप है तो मुझे सारी नॉलेज है, ओके, इसमें, ठीक है, पीछे से सप्लाई ज्यादा आ गई, लोगों ने डिमांड तो चेंज की नहीं है कि N95 लगाने थे, तो सामान का रेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ना न्यू सप्लाई का, सप्लाई बढ़ानी है तो नीचे को लेके जाओगे, ओके, दिस इज योर S1, ओके। पहला इफेक्ट क्या जाएगा, क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी बात समझो, इसकी बात समझो, ये डिमांड है, ये एस है, दोनों मिल गए, सप्लाई इसने बढ़ा दी, इसने किसी भी हालत में अपनी डिमांड को नहीं बढ़ाया, तो इसको तो नीचे आना ही पड़ेगा, इसको नीचे आना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस देखो कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, दोबारा कम, पीछे को चली जाएगी अपने ही सप्लाई कर्व पे, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। रीजन, डिमांड वाला बंदा माना ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम अगेन उसी क्वांटिटी पे आएगा जहां पे पहले था, उल्टा उसको नुकसान हो गया, क्या, प्राइस कम हो गई, क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो एक बात यहाँ पे एक चीज को याद भी रख सकते हो, जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व हो, जब भी दो चीजें हैं, किसी भी केस में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व हो तो क्वांटिटी सेम रहती है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कर्व हो तो प्राइस सेम रहती है, बस ये चीज याद रखना। परफेक्टली इलास्टिक अभी हमने किया नहीं था, परफेक्ट कंपटीशन के केस में एक ही प्राइस पे क्वांटिटी चेंज होती रहती है, प्राइस चेंज आप नहीं कर सकते हो, किया था ना आपने। परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस रहती है, प्राइस ऊपर नहीं कर सकते, प्राइस नीचे नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा करोगे तो सारा कस्टमर चला जाएगा, प्राइस नीचे करोगे तो सारा कस्टमर तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास इतना सामान तो है नहीं है बेचने के लिए, ठीक है। चलो, डिक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, क्या होगा, क्या होगा, मेरे को तो चाहिए मास्क और सैनिटाइजर, पीछे से सामान आ नहीं रहा, ठीक है। अब लोग डिमांड करनी तो बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सप्लाई कर्व है। अब नया सप्लाई कर्व ये वाला है, ओके। क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या होगा ये बताओ, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ गई, ठीक है। क्वांटिटी कैसी, सेम। मैंने अभी तो बताया परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में सिर्फ प्राइस मूव करती है, इन इलास्टिक के केस में क्वांटिटी रिमेन्स सेम, ओके। फिर दो केसेस हैं आपके बिल्कुल ऐसे, जब आपका डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है, पहले तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब अगर आप समझो कि यार प्राइस एक ही रहती है और उस पर जितनी मर्जी क्वांटिटी बेचते रहो, एलओडी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारा कर्व बनता है ये वाला कि परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई हुई, नया सप्लाई कर्व ये बन गया, ठीक है। नया सप्लाई कर्व ये बन गया, ओके। ये आपका पहले था इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बताओ क्या हो रहा है, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम, ये है, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है बताओ, प्राइस तो सेम है, प्राइस तो सेम है, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या चीज चेंज हो रही है, आई बात समझ में। अगले कर्व में भी यही है, डिक्रीज इन सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, सप्लाई कम हो गई है, ठीक है। सप्लाई कम होने से क्या, प्राइस पे, हेयर यहाँ पे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, ये समझो। क्योंकि ये नॉर्मल सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व नहीं है, जो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन है वो आपने नॉर्मल कर्व्स में ही देखनी है, यहाँ पे मत देखना। यहाँ पे अपना दिमाग लगा के ये देखना कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ही क्या होता था। जब हम ये वाला कर्व बनाते थे तो इसका मतलब था कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, क्वांटिटी जितनी मर्जी कम करते रहो, इसका ये मतलब होता है ना। यस और नो, यस और नो, हाँ सुना नहीं, खोई हुई थी, ठीक है। चलो, अगर आपकी यहाँ पे एक डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है एंड सप्लाई कम हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस रिमेन सेम, क्वांटिटी कहाँ पे चली जाएगी, पीछे। क्लियर, ओके। बिल्कुल सेम ऐसे ही चार केसेस आपके सप्लाई के हैं, डायग्राम में सिर्फ ये चेंज है, यहाँ जहाँ पे आपने सप्लाई कर्व बनाया था वहां पे अब कौन सा कर्व बनेगा, डिमांड कर्व। देखो, सप्लाई कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। दिस इज योर डिमांड कर्व, ओके। अब ये बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, केस अपने दिमाग में लेके चलना, यार सप्लाई पीछे से है वो चेंज नहीं हो सकती, कोई पेरिशेबल गुड है, कोई रेयर आर्टिकल है, कोई कॉइन है, हमने लिया हुआ एग्जांपल, ठीक है। हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई की हुई है जिसमें हम रेयर आर्टिकल की पेरिशेबल गुड, वो वाला गुड है, ठीक है। सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, क्या होगा, प्राइस तो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी रिमेन्स इनइलास्टिक है ना। इनइलास्टिक के केस में सिर्फ प्राइस पे इफेक्ट जाता है, सेम अगर डिक्रीज इन डिमांड हो जाए, अभी इसी में देख लो, डिक्रीज इन डिमांड हो जाए तो प्राइस फॉल, क्वांटिटी रिमेन्स सेम। अगर ऐसा ही हम देखें कि आपका सप्लाई कर्व इलास्टिक है, सप्लाई कर्व इलास्टिक का मतलब बताओ पहले, अगर आप ये कर्व बनाते हो तो इसका मतलब क्या है, एक ही प्राइस पे सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, एक ही प्राइस पे, वो प्राइस बढ़ाने की सोचता ही नहीं है बंदा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बढ़ाएगा तो मरेगा, ठीक है। अब क्या है, डिमांड कर्व बनाया, इंक्रीज इन डिमांड हो गई, सप्लाई नहीं, सप्लाई जितनी मर्जी, अब यहाँ पे ऐसा सोच के चलो, जैसे डिमांड जाती है ना वहां सप्लाई चली जाती है, ये था डिमांड और सप्लाई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई क्योंकि इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जितनी मर्जी चेंज कर लो, जितनी मर्जी चेंज कर लो, जहां डिमांड जाएगी वहीं को सप्लाई चली जाएगी, तो इसने भी अपने आप को बढ़ा दिया। जब एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आई ही नहीं, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की बात मानने को तैयार है तो प्राइस कहां से बढ़ेगी। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि यार दोनों जितने फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकते हैं, जितना कहोगे उतना चेंज हो जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, पहले सप्लाई इतनी थी अब सप्लाई इतनी हो गई,
बढ़ा दी उसने सप्लाई, एक ही प्राइस पे बढ़ा दी, तो प्राइस रिमेन सेम, क्वांटिटी क्या हो गई, एंड इसका उल्टा, सप्लाई कब परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड कम हो गई, ऐसा सिचुएशन था, डिमांड कम हो गई, सप्लाई कहती मैं भी कम हो जाती हूँ, बात खत्म, नो एक्सेस डिमांड नो एक्सेस सप्लाई, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, जितना मर्जी चेंज करते रहो, प्राइस में चेंज नहीं आया, क्वांटिटी क्या हो गई, फॉल। क्लियर, वन क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होता है, क्लियर, इसमें सिर्फ आपकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल।